सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कशीदगी आगाज हो गया है। उसमें यमन के सूबे हजरत मौत में सऊदी अरब की सरहद से मुतसिल इलाके के सऊदी हिमायत याफ्ता STC की वफादार फोर्सेज के दरमियान जो है वो इस वक्त लड़ाई जारी है। हमने PTI को वज़ीर आज़म के साथ बैठने का कहा, लेकिन उनका कहना है कि हम इमरान खान से इजाजत दिए बगैर वज़ीर आज़म के साथ नहीं बैठ सकते। उन्हें अपने गालम गलोच ब्रिगेड का डर है। हमने किसी को सियासी तौर पर माइनस नहीं किया है। वज़ीर आज़म ने ऑफर की है अपोजिशन को आकर उनके साथ बैठना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, वीडियो में आगे चल के मैं आपको सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी चल रही है उसके बारे में भी आपको अपडेट करूँगा। लेकिन उससे पहले ज़रा पाकिस्तानी खबरों की तरफ जो है वो जाएंगे। उसके बाद मैं ज़रा इंटरनेशनल न्यूज़ को जो है वो कवर करूँगा। साथ ही साथ एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी जो है हम लोग नीचे शेयर कर रहे हैं, अपने पहले कमेंट में पिन कर रहे हैं उसे। आप उसे प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो पिछले 24 घंटे में हो रही है, जिसे मैंने एक्चुअली अभी ऑब्जर्व किया है। वो है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से दिया गया एक बयान। अब राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया कि जनाब 5 जो बड़े हैं उन्हें इकट्ठा बैठने की ज़रूरत है ताकि मामला जो है वो आगे चल सकें, जिसमें उन्होंने नाम लिया नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इमरान खान साहब, और उन्होंने कहा जी और वो जिनको सभी जानते हैं, मेरे ख्याल में वो ज़ाहिर बात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात कर रहे थे। अब अगर आप इसको रियलिस्टिकली उठा के देखिए तो ऐसा तो मुमकिनात में लगता नहीं है कि कभी इस तरह होगा। लेकिन मतलब आइडिया तो कम से कम फ्लोट किया गया है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो आमतौर पे इस तरह के कमेंट्स वगैरह जो है वो सियासतदान देते रहते हैं कि जनाब यूं हो जाए, इस तरह हो जाए, वो उस तरह हो जाए। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप उठा के भी देख लीजिए तो मेरे ख्याल में तो आज तक कभी इस तरह का कोई वाकया हुआ ही नहीं कि 5 बड़े आपको एक जगह पे मिल जाए। यानी अगर माजी में भी कभी हुआ हो तो आप कहें ना कि जनाब वो फलां वाकया पेश आया था। आखिरी दफ़ा नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब अगर इकट्ठे किसी जगह पे बैठे थे तो वो APS का जो वाकया हुआ था 2014 का जो धरना था, उसके बाद जब APS का वाकया हुआ था उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इन दोनों ने बैठ के इकट्ठे शिरकत की थी और उसको मीडिया को जो है उन्होंने एड्रेस किया था, जबकि उस वक्त इमरान खान साहब एक्चुअली एहतजाज के ऊपर थे। और उसके बाद हमने वो सिलसिला देखा, या तो वो फिर असेंबली के अंदर थे या फिर उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वरना हमने इन सबको इकट्ठे कभी भी नहीं देखा। तो अभी भी ये मुमकिनात नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब की ये जो कही हुई बात थी, कल सारा दिन मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर एक्चुअली इसको हेडलाइंस में शामिल किया गया, इसको लिया गया। अब मैं खुद, मेरा मीडिया से ताल्लुक है, आम तौर पे ये कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं है अनलेस और अनटिल इसको पुश ना किया जा रहा हो। आई होप आप मेरी बात समझ सकते होंगे कि अगर उसको पुश ना किया जा रहा हो कि जनाब जरा चलाओ, हाँ जरा खबर ज़रूरी है। मैं नहीं जानता ये किस क्वार्टर की तरफ से आती है, ये क्या आती है, लेकिन इस खबर को जो है वो काफ़ी हद तक लाइमलाइट मिली पिछले 24 घंटे के अंदर। मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मैं देख रहा था कि इस खबर को रिपीट किया जा रहा है, बार बार हेडलाइंस के अंदर जो है वो चलाया जा रहा है। अब राना सनाउल्लाह साहब ही कल रात को शहजाद इकबाल साहब के शो में आए हुए थे। उन्होंने कहा जी मियां नवाज शरीफ की मंजूरी ना होती तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की बात ना करते। उनसे सवाल हुआ था कि जनाब ये जो मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई है इसमें नवाज शरीफ साहब की जो है वो मंजूरी शामिल है या नहीं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात पर नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। महमूद खान अचकज़ई हो या PTI की दूसरी क़यादत, वो हमारे साथ बात करते हुए डायलॉग की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन जब तक इमरान खान की पॉलिसी डायलॉग की ना हो बात नहीं हो सकती। इमरान खान ने मुज़ाकरात का इख्तियार किसी को नहीं दिया है। अलीमा खान दुरुस्त कहती हैं कि मुज़ाकरात की बात करने वाला हम में से नहीं, मुज़ाकरात की राह में इमरान खान ही हमेशा रुकावट रहे, इसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। पूरे वसूख से कहता हूँ कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं चाहते। इमरान खान से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस्मा खान की उनसे जेल में मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की और ट्वीट किया उससे कोई फ़ायदा हुआ या मामला मज़ीद ख़राब हो गए। हमने PTI को वज़ीर आज़म के साथ बैठने का कहा, लेकिन उनका कहना है कि हम इमरान खान से इजाज़त दिए बगैर वज़ीर आज़म के साथ नहीं बैठ सकते। उन्हें अपने गालम गलोच ब्रिगेड का डर है। 2018 से 2024 तक दुनिया में पहली बार हुआ कि लीडर ऑफ द हाउस ने लीडर ऑफ द अपोजिशन से एक बार भी मुलाकात की और ना ही हाथ मिलाया। हमने किसी को सियासी तौर पर माइनस नहीं किया है। वज़ीर आज़म ने ऑफर की है अपोजिशन को आकर उनके साथ बैठना चाहिए। PTI वाले स्पीकर ऑफिस में जाकर बात करें तो उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात का इंतजाम हो जाएगा। मुलाकात में ये अपनी बात करें, वज़ीर आज़म अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, बात इस तरह से आगे बढ़ेगी।
बेसिकली बात इमरान खान साहब के हवाले से ही है। अब मेरी नज़र में, मैं जिस तरह भी चीज़ों को मैं देखता हूँ उसके बाद मेरी नज़र में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यही है कि इमरान खान साहब की जो डिमांड है कि जनाब 8 फरवरी का मैंडेट जो है वो वापस किया जाए, हुकूमत के लिए ये कड़वा घूंट पीना मुमकिन ही नहीं है कि वो बैठे बैठाए अपनी पोजीशन जो है वो उसे छोड़ दें, या फिर ये मामला तो हो जाए कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई के बाद जो है अर्ली इलेक्शंस कॉल कर दिया जाए। ऐसा भी हुकूमत जो है वो किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आप इस सारी चीज़ को एक्चुअली अगर अटैच करें सुहेल वड़ाइद साहब का जो कॉलम था वंडर बॉय का, हम ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वंडर बॉय की तलाश है। तो वो वंडर बॉय किस सूरत में बन सकता है, ये मेरी भी, वैसे बाय द वे मेरी आज सुहेल वड़ाइद साहब से मुलाकात है, हो सकता है मैं तफसील से ज़रा एक जगह पे उनसे मुलाकात होनी है, तो हो सकता है तफसील से ज़रा उनसे पूछ लूँ कि इस पर वो क्या इंसाइट रखते हैं। बल्कि मैं कोशिश करूंगा उनको ज़रा बुलाऊं किसी दिन पॉडकास्ट के लिए, काफ़ी देर हो गई उनसे बातचीत हुए हुए, तो मैं उनको इनवाइट भी करूंगा। लेट्स सी हमारा इनविटेशन वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। लेकिन साथ ही साथ ये जो वंडर बॉय वाली जो इस्तेलाह निकाली गई थी, इसमें यह भी हो सकता है कि कल को कोई कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें तमाम सियासी जमातें एक्चुअली बीच में शामिल हो, जिसमें पीटीआई भी शामिल हो, नून लीग भी शामिल हो, पीपल्स पार्टी भी शामिल हो, और एक बीच में न्यूट्रल आदमी जो है उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए जिसके ऊपर सबको एतमाद हो या कोई कम से कम एतराज ना हो। तो तब ये मामला जो है वो आगे चल सकते हैं। वरना मुझे मुश्किल सूरत हाल लगती है कि दोनों साइडें जो है वो अपनी अपनी पोजीशन को छोड़ेंगी। इमरान खान साहब के लिए मुश्किल, मतलब चले आप उसको कह लीजिए एक लंबी निगरान हुकूमत या एक लंबी जो कौमी हुकूमत जो है वो बनती है, उसको टेन्योर ज़रा लंबा मिल जाए, राधा दिन के 3 महीने 90 दिन वगैरह या 4-5-6 महीने, उसके बजाय उसे लंबा टेन्योर मिल जाए और तब तक तमाम सियासी जमातें अपना अपना काम करें, जाके अपनी अपनी कैंपेनिंग्स वगैरह या जिस तरह भी उन्होंने तंजीमी ढांचा अपना खड़ा करना है वो करते रहे। उसके बाद देखा जाएगा कि इलेक्शंस वगैरह के लिए जो है वो क्या होता है, और तब सबको इवन एक ब्रेक इवन ग्राउंड जो है वो कम से कम मिल सके। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने जनाब सीनियर सहाफ़ियों के साथ जो है वो फ़र्दन मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के हवाले से मुझसे नहीं कहा, ताहम सूबाई मामला पर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मैं तैयार हूँ। 8 फरवरी का एहतजाज हर सूरत होगा, जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो मुज़ाकरात करें। अच्छा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा था कि एक लौंडे लपाड़ों ने अब एक नया काम स्टार्ट किया है। ये भी पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर काम शुरू हुआ है कि जनाब 8 फरवरी से पहले जनाब इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। ये नया मंजन मार्केट में आया है। ये मंजन जो है ना, ये वाला मंजन इस किस्म का बेचना, ये बराए मेहरबानी जो आप लोगों को इस किस्म के मंजन बेचते हैं ना, उनको तो प्लीज़ जाके अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये इस तरह की डेटे दे दे के जिंदा रहने वाले जर्नलिस्ट हैं। ये कभी आपको तो कहेंगे जनाब ये देखिएगा 14 अगस्त से पहले हो जाएगा, ये आप देखिएगा छोटी ईद से पहले हो जाएगा, ये देखिएगा बड़ी ईद से पहले हो जाएगा, रमज़ान आने से पहले हो जाएगा, गर्मियाँ आने से पहले हो जाएगा, बारिश का पहला कतरा होने से पहले हो जाएगा, सर्दियों के पहले हो जाएगा। डोंट डू दैट प्लीज़। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इनको कख नहीं पता होता। मैं जानता हूँ इनको कख नहीं पता होता। ये माजी में भी बड़ी दफ़ा इस तरह की डेटे दे चुके हैं। ठीक है, 8 फरवरी का एहतजाज वगैरह वो सब कुछ है, लेकिन ये जो अब नया मंजिल मार्केट में बेचने की कोशिश की जा रही है ना कि जनाब 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, प्लीज़ स्टॉप फॉलोइंग दैट। ये मैं कोई इनकी शान में कोई कसीदा गोई नहीं करना चाहता, मैं कोई सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मेरी कौम को कितने आराम से ये लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, और उसके बाद देन दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्व्स एज क्रेडिबल जर्नलिस्ट एज वेल। सो प्लीज़ इस चीज़ का प्लीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की रिहाई के लिए बातचीत के हालात और माहौल साजगार होना चाहिए। पीटीआई की क़यादत को भी मजबूत सांस के साथ मैदान में उतरना होगा। बानी पीटीआई की बहनों का बाहर निकलना जायज़ है, वो अपनी भाई की रिहाई के लिए कोशा है। लाहौर का दौरा अवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए किया। कराची जाने का भी मकसद यही है, अवाम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुतहरिक हो। बानी पीटीआई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लीडर है। हालिया दौरा लाहौर पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि लाहौर में दौरे के दौरान हमसे गलत ज़बान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अमल का रद्द-ए-अमल था। हमने अपने दौरे लाहौर के दौरान गलत ज़बान के इस्तेमाल पर जो है वो माज़रत की है। पंजाब में हमारे साथ बहुत बदतमीज़ी की गई। मेरा स्क्वाड जैसे ही गुजरता उसके बाद वहाँ मौजूद अफराद को हिरासत में ले लिया जाता। पहले से अंदाज़ा था कि पंजाब में ये रवैया इख्तियार किया जाएगा। पेशावर को तरक्की देंगे, ताहम लाहौर जैसी नहीं जहाँ जलसा जुलूस करने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा सिंध हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरा सिंध के हवाले से जो है वो बाकायदा राब्ता हो गया है। सिंध गवर्नमेंट को जो है वो इन्फॉर्म किया गया है कि सुहेल आफरीदी साहब जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और मेरे ख्याल में इसी हफ्ते, शायद या तो इस हफ्ते, पता नहीं, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे अब याद, लेकिन वो कराची का जो है वो दौरा करने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में नासिर हुसैन शाह साहब जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर हैं, उनसे हलीम आदिल शेख ने जो है
वो रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि जी इनकी तमाम प्रोटोकॉल जो है उनको बतौर एक सीएम जो है वो उन्हें दिए जाए। इसके अलावा शेख वकास अकरम साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है, हम जाली हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत दी है और इस पर पूरी जमात तैयार है। अगर हुकूमत ने बात करनी है तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से करे, जिसमें हमारी नुमाइंदगी असद कैसर कर रहे हैं। कुछ ऐसे ट्विटर अकाउंट्स हैं जो 10 ट्वीट्स इमरान खान के हक में करते हैं और 20 ट्वीट्स इमरान खान के खिलाफ करते हैं। इसमें गलीज़ गालियाँ दी जाती हैं। जिस पार्टी का सरबराह रियासत मदीना की बात करता हूँ उसका नाम लेकर आप गलीज़ बकवास करें, मैं ऐसे अकाउंट्स पर लानत भेजता हूँ। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, वो कल रात को शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो में आए हुए थे। कई उन्होंने रिसेंटली पॉडकास्ट वगैरह जो है वो किए हैं। अब उन्होंने टीवी के ऊपर भी अपीयरेंस दिखाई है। उन्होंने कहा जी इमरान खान को जेल में महल जैसी सहूलियत हासिल नहीं है, मगर उन्हें बाहर की खबरों तक रसाई हासिल है। 2 अखबार मिले हुए हैं। इमरान खान के कमरे में एलईडी भी लगी हुई है। रहने के लिए 6 चक्कियाँ भी मिली हुई हैं, जिनमें से 5 उनके अपने इस्तेमाल में है। छठी चक्की में उनका मुशक्कती रहता है। उन्होंने चक्की की वजाहत करते हुए कहा कि चक्की जो है वो डेथ सेल को कहते हैं और वो खुद भी चक्की में थे। उनका कहना था कि बानी पीटीआई दिन में 2 बार अपनी चक्की से बाहर आते हैं, सुबह 9 बजे नाश्ते के लिए और दोपहर 3 बजे दोपहर के खाने के लिए। उनका मुशक्कती देसी घी के तड़के लगाता था, जिसकी खुशबू हमें भी आती थी। इमरान खान जब गुस्से में आए तो बहुत ऊंची आवाज़ में और मुसलसल बोलते। नेचुरल बात है, क्रिकेट के अलावा भी उनकी आवाज़ें मैंने सुनी, लेकिन टीवी स्क्रीन पर वो मैं नहीं दोहरा सकता, इससे उनको मुश्किलात होंगी। इरशाद भट्टी साहब को कान में बता दिया था वो क्या कहते थे। वो जेल में बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। 2 साल जेल काटने वाले के लिए फ्रस्ट्रेटेड होना गैर मामूली बात नहीं, एक्सट्रोवर्ट बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। खान साहब और मेरे जैसे बंदे के लिए जेल काटना बहुत मुश्किल है। तो ये उन्होंने जो है इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने एक इंटरव्यू किया है। इसके अलावा जनाब एक राइटर है ज़ोरेन नज़ामानी, जिनका एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रिसेंटली जो है वो एक आर्टिकल जो है वो छपा था जेन जी के हवाले से, और उन्होंने बेसिकली उसका लुबे-लुबाब ये था कि जनाब वक्त जो है वो तब्दील हो चुका हुआ है और जो पुराने सियासतदान जिस तरीके से भी सियासत करते हैं, ये जेन जी जो है उनकी नहीं चलने देगी और वो अपनी मर्जी से जो है वो चीज़ें बनाएगी। और उसके बाद ज़ाहिर बात है उसमें न्यूयॉर्क के जिस तरह मेयर का एक इलेक्शन हुआ या पूरी दुनिया में एक चेंज हम जो देख रहे हैं, नए लीडर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उसके वो कॉन्टेक्स्ट में बात थी। उसमें ये भी कहा गया कि जनाब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के दौरे करने से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसको बहुत से लोगों ने जो है वो बेसिकली DGISPR जो मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का दौरा करते हैं उस चीज़ के साथ उन्होंने लिंक किया। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बाद में जो है उस कॉलम को वहाँ से रिमूव कर दिया और छप तो वो ऑलरेडी चुका था, लोग उसके स्क्रीनशॉट ले चुके हुए थे, उसकी ट्रांसलेशन वगैरह कर चुके हुए थे, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। मेरे ख्याल में उसमें कोई हटाने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसको जो है वो बिला वजह हटा दिया गया है। हटाने के बाद आपने उसको और ज़्यादा हाइप दे दी। एनीवेज, अब उसके बाद हुआ ये कि ज़ोरेन नाज़ामानी जो है उनके वालिद और वालदा, जो कि बड़े मारूफ अदाकार हैं, फ़नकार हैं, उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है एक वजाहती नोट जो है वो जारी किए हैं। कैसर खान नज़ामानी जो है उन्होंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा मैं ज़ोरेन के आर्टिकल को पसंद करने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से इस बैरून मुल्क मुकीम कुछ सियासी एंकर्स अपने ज़ाती सियासी एजेंडों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बराए करम AI के ज़रिए तस्वीरों में तरमीम करके और अंग्रेज़ी से उर्दू और दीगर ज़बानों में तर्जमा करके हमारे अपने इसे हमारे इदारों की तरफ ना मोड़ें। ज़ोरेन पहले ही अपने सोशल मीडिया सोशल हैंडल्स पर बता चुके हैं कि उनका किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए किसी भी तनाज़े से बचने के लिए पोस्टिंग और दोबारा पोस्टिंग करना बंद कर दें। वो क्रिमिनोलॉजी का तालिब इल्म है और बरसों से एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए लिख रहा है। उनकी वालदा ने भी एक पोस्ट जो है वो शेयर की। उन्होंने कहा मैं ये बयान मेरे बेटे ज़ोरेन नज़ामानी के आर्टिकल इट इज़ ओवर के हवाले से है। मैं ये वाज़ेह करना चाहती हूँ कि ये मजमून एक आम तहरीर था और उसका मकसद किसी मखसूस इदारे या ग्रोह को निशाना नहीं बनाना था, बल्कि ये एक आम तहरीर है जिसमें एक अफसानवी तरतीब के बारे में बात की गई है और इस तरतीब को नई नस्ल किस तरह समझती है उनके लिए मज़कूरा बाला को जहन में रखते हुए मजमून के अल्फाज को पढ़ना चाहिए। और भी बड़ी डिटेल जो है उसमें लिखी हुई है, लेकिन बेसिकली मेरे ख्याल में दोनों माँ बाप के लिखने का शायद एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी कि ये ना हो कि यहाँ पे जो है वो, क्योंकि PTI उसको इतना पिक कर रही थी जो यूट्यूबर इनके हैं कई लौंडे लपाड़े, उन्होंने उसको इतना ज़्यादा उठा दिया था कि कहीं ऐसा ही ना हो कि इसका एक फॉल बैक जो है वो आना शुरू हो जाए और लोगों के लिए जो उनके रिश्तेदार वगैरह या फैमिली मेम्बर्स पाकिस्तान में हैं कि उनके लिए जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाए। तो उन्होंने ये जो है वो ये आर्टिकल पूरा जो है वो लिखा है। इसके अलावा एक और मामला वो है जनाब रजब भट्ट केस, जो बिला वजह उसके अंदर भी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, कशीदगी बढ़ चुकी है वकला के दरमियान, और उसी के दौरान मियाँ अली इशफाक जो उनके वकील हैं उनका लाइसेंस भी जो है मुअत्तल कर दिया गया। अब उस सारी तकरार ने जो है एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया है
और पंजाब बार कौंसिल की जानिब से बैरिस्टर मियां अली इशफाक का लाइसेंस मुअत्तल किए जाने के बाद फरीकैन के दरमियान अब कानूनी महाजराई का भी अब आगाज हो गया है। और ज़राए के मुताबिक सिंध बार कौंसिल में रजब भट्ट के वकील और दीगर वकला की जानिब से 2 अलग अलग दरख्वास्तें जो है वो दायर की गई हैं। मियां अली इशफाक ने एडवोकेट रियाज सोलंगी और अब्दुल फतह चांडियों के खिलाफ बाकायदा दरख्वास्त जो है जमा कराई है। और दूसरी जानिब 15 दीगर वकला ने भी सिटी कोर्ट में साइलिन पर मुबैना हमले के खिलाफ सिंध बार कौंसिल से रुजू करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। तो मामला जो है वो काफ़ी सीरियस होना शुरू हो गया है। इसके अलावा यमन के अंदर हमने आपको बताया था सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो एक प्रॉक्सी वॉर या प्रॉक्सी कशीदगी, चलें आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए, जिसका आगाज़ हो गया है। तो उसमें ख़बर यह है कि यमन के सूबे हज़रत मौत में सऊदी अरब की सरहद से मुतसिल इलाके के सऊदी हिमायत याफ्ता गवर्नर और अलहदगी पसंद जनूबी अबूरी कौंसिल STC की वफादार फोर्सेस के दरमियान जो है वो इस वक्त लड़ाई जारी है। यानी कि वही दोनों जो मुल्क हैं, जो उनकी जो प्रॉक्सी वॉर है उसमें बाकायदा ये लड़ाई जो है इस वक्त चल रही है। STC ने सऊदी अरब पर सरहद के करीब अपनी अफवाज पर बमबारी का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन हज़रत मौत के गवर्नर सलीम अल खानबाशी का कहना है कि STC से फ़ौजी अड्डे वापस लेने की कोशिशों का मकसद यमन के जनूबी सूबे पर पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से दोबारा कब्जा हासिल करना है। इससे पहले यमन TV ने रिपोर्ट किया कि STC के जंगजू हज़रत मौत गवर्नरी के रुकैया ज़िले में अल मुफ़क़ चौकी से पीछे हट चुके हैं। हज़रत मौत के सऊदी हिमायत याफ्ता गवर्नर अल खानबाशी ने STC फोर्सेस से मज़ीद खून रेजी से बचने के लिए दस्तबरदार होने का मुतालबा किया, क्योंकि उनकी होमलैंड शील्ड फोर्सेस जो है वो आगे बढ़ रही है। मैं थोड़ा सा दोबारा आपको इसका बैकग्राउंड बेसिकली समझा दूँ। सऊदी अरब जो है वो बेसिकली जो मौजूदा यमन की हुकूमत है उसको सपोर्ट करता है और एक यूनिफाइड जो है वो बेसिकली चाहता है कि यूनिफाइड यमन जो है वो बरकरार रहना चाहिए, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो STC को सपोर्ट करता है, और जो कि बेसिकली चाहती ये है कि जो साउथ यमन है वो अलग हो जाए, उसका एक अलग रियासत जो है वो बन जाए, और उसके लिए UAE जो है वो उसे सपोर्ट करता है। जबकि सऊदी अरब का इंटरेस्ट जो है इस बात के अंदर है कि ये पूरा यमन जो है वो बरकरार एक ही मुल्क जो है वो रहना चाहिए। और इसी वजह से दोनों ममालिक जो बड़ी फोर्सेस हैं वो पीछे से ये प्रॉक्सी वॉर जो लड़ रही हैं, इनमें अब डायरेक्ट आपस में क्लैशेस हो रहे हैं। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि इनके ये क्लैशेस जो है वो सिर्फ यमन के अंदर नहीं है, इन दोनों ममालिक के क्लैशेस जो हैं वो कुछ और एरियाज़ के अंदर भी आते हैं, जिसमें सीरिया भी शामिल है, जिसमें लीबिया भी शामिल है, सूडान भी शामिल है। इन तमाम जगहों के ऊपर भी जो है इन सऊदी अरब के और UAE के क्लैशेस जो हैं वो चल रहे हैं। साथ ही साथ इसराइल के हवाले से दोनों ममालिक की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर भी जो है एक इख्तलाफ पाया जाता है। सऊदी अरब जो है वो बड़ा एक कंजर्वेटिव और बल्कि आप समझ लीजिए कि एक बड़ा हार्ड कोर इसके ऊपर जो है वो अपना मौक़िफ़ रखता है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, जबकि UAE मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसने काफ़ी हद तक लीनियंसी दिखाई हुई है इसराइल को, और उनके साथ सफारतकारी के लिए भी जो है वो इस वक्त पेशरफ जो है वो कर रहा है। तो दोनों ममालिक की जो है बड़ी अलग अलग पोजीशन है, लेकिन ज़ाहिर बात है इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो पाकिस्तान के हवाले से आता है। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर वाज़े तौर पे जो है वो सऊदी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसे सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है, और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से या वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बेसिकली जो बयानात आए हैं रिसेंटली, उसके अंदर पाकिस्तान सऊदी मौक़िफ़ को जो है वो पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि इन मामलात को जो है फ़ाहम तफ़हीम के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए टेबल टॉक के ज़रिए जो है वो रिज़ॉल्व करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। इसके अलावा अखबार अल सऊदिया ने रात को 12:30 बजे जनाब ये रिपोर्ट किया है, ये जो आखिरी रात को हमारे पास जो आखिरी रिपोर्ट आई है कि अल ज़ुबैदी की अफवाज के फ़रार और हज़रत मौत कबाइल के अफवाज के दाखिल होने के बाद अब सियोन में बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। अखबार के मुताबिक ज़ुबैदी मलेशिया का चंद घंटों में पे दर पे इनखला जारी है, और अबूरी कौंसिल की अफवाज अब तक इन मुकामात से पीछे हट चुकी है। वादी हज़रत मौत, अल खशा, समूद, अकबा, आसम, नहब और अल अलीब कैंप अल सफ़ीक ज़िला रक़ैया में शव्वा के करीब ज़िला रक़ैया में जो है वो फ़ौजी पॉइंट्स वहाँ पे कायम किए गए हैं। तो सऊदी पेशरफ़्त के हवाले से जो है बेसिकली ये रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये जनाब जो सूरत हाल थी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से वो हमने आपको बताया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान ने जो है वो अपने सऊदी अरब और अमाराती हम मनसबों से जो है वो फ़ोन के ऊपर रब्ता किया है और कशीदगी कम करने के ऊपर जो है उन्होंने ज़ोर दिया है। इसके अलावा मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी, उन्होंने शहरियों के साथ मुलाकात के दौरान एक पाकिस्तानी खातून से मिलकर वो आबदीदा हो गए। ज़ोहरान ममदानी ने मेयर मुंतखब होने के बाद न्यूयॉर्क के 142 शहरियों से मुलाकात की और उनकी परेशानियां और शहर के लिए उनकी तजावीज़ सुनी। इसी मुलाकात में एक पाकिस्तानी खातून ने भी उनसे मुलाकात की। खातून ने ज़ोहरान ममदानी से कहा कि उनकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, इसलिए वो कुछ लिख कर लाई हैं।
खातून ने बताया कि उनका नाम समीना है और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। उन्होंने ज़ोरान ममदानी से पूछा कि क्या उन्हें उर्दू आती है, जिस पर ज़ोरान ममदानी ने कहा कि उन्हें उर्दू आती है, वो उर्दू पढ़ तो नहीं सकते लेकिन बोल सकते हैं। ज़ोरान ममदानी ने खातून से पूछा कि पाकिस्तान में उनका ताल्लुक कहाँ से है, जिस पर उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक लाहौर से है। ये सुनकर ज़ोरान ममदानी ने कहा कि लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है और वो भी एक मरतबा लाहौर जा चुके हैं। खातून ने ममदानी से कहा कि न्यूयॉर्क बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ की इमारतें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपने आकर लोगों के दिल बदल दिए हैं। आपकी आंखों में जो सच्चाई है वो किसी से छुप नहीं सकती। खातून की ये बात सुनकर ज़ोरान ममदानी जो है वो आबदीदा हो गए। ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर जो है वो बन चुके हैं और कुरान मजीद के ऊपर उन्होंने हलफ लेते हुए जो है वो अपने मेयर का ओहदा जो है